बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 चैनल की स्पेशल ट्रांसमिशन 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से आपका मेज़बान शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। 14 अगस्त के हवाले से पाक 47 टीवी ने एक यौम आज़ादी के हवाले से ख़ास एक ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ किया और इसमें हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारी अस्करी क़यादत, हमारे तमाम बाकी शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हम जो है वो इनवाइट करें, उनके ख़यालात जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें और आने वाली नस्लों को और अपनी यंग जनरेशन को जो है उनके ख़यालात और उनके इल्म व फ़रासत जो है और पाकिस्तान के हवाले से जो उनके जज्बात हैं वो उन तक पहुँचाएँ। तो आज हमने दावत दी है, हमारे साथ हैं ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज़, डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ जो है वो वकालत ही के पेशे से था और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए और वो बानी पाकिस्तान हैं, तो एक बहुत बड़ा जुडिशली का भी एक रोल है मुस्लिम लीग में भी। और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग जिसने जो है पाकिस्तान के हसूल के लिए जिसने जद्दोजहद की और कायद आज़म की सरबराही में जिन्होंने पाकिस्तान जो है वो लातादाद बेशुमार कुर्बानियों के बाद जो है और हासिल किया। और आज हम वतन अज़ीज़ में 73 साल से आज़ादी का जो सांस ले रहे हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म के मलहून मिन्नत है। और आज हम अपने मेहमान से आपका तारुफ़ करवा चुके हैं। तो ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब बताइएगा कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है उसको आप किस तरह से नई नस्ल को जो है वो एक तारीख़ जो है वो उन तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुकदान बहुत ज़्यादा है कि हमारी जो तारीख़ है वो हमारी जो आज की नस्ल है हम तक तो कुछ चीज़ें पहुँची, हमारे माँ बाप ने तो हमें, चूँकि वो उस दौर में से गुज़रे थे, उस हिजरत में से गुज़रे थे और पाकिस्तान के हसूल के लिए उनकी काविशें, उनकी जिद्दोजहद जो है वो शामिल थी उसमें और कायद आज़म के साथ वो शाना बशाना चलते रहे और कायद आज़म के साथी और हम रकाब बन के। और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मेरे नाना जो है वो भी बैरिस्टर थे और उन्होंने जो है वो इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ के बतौर डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कायद आज़म को ज्वाइन किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी 15 अगस्त 1947 को वो मुकर्रर हुए। तो ये एजाज़ है हमारे लिए, हमारे आबा अजदाद जो हैं उनका एक असासा जो है वो हमारे पास तो सीनों में महफूज है, लेकिन अब जो हमारी नस्ल है वो बिल्कुल जो है वो नाआशना है, उनको तारीख़ का कुछ पता नहीं है। वो लाजवाल कुर्बानियाँ जो आपने, आपके अजदाद ने देकर पाकिस्तान हासिल किया, आज की नस्ल जो है उनको ज़रा उसके बारे में कुछ आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे पाक 47 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस तारीख़ी मौके के ऊपर मौका दिया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो देखिए, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशन है सारी। तो ये जो 14 अगस्त का दिन है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया की तारीख़ के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और तारीख़ी दिन है, क्योंकि दुनिया की तारीख़ में भी आपको इतनी बड़ी इस्लामिक स्टेट एक नज़रिए के ऊपर जो बनी वो आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। ये पहला मुल्क है दुनिया में जो किसी नज़रिए के ऊपर बना, या इज़राइल उसके बाद जो है वो आया, ज़हूर में आया। तो ये कुर्बानियाँ जो है वो जिस तरह आपने ज़िक्र किया कुर्बानियों के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेता हूँ। जी देखें, जो सब कंटिनेंट की तारीख़ है ना, ये बहुत एक तकरीबन 1000 साल के ऊपर ये मुहित है। इसमें मुसलमानों ने डोमिनेट किया, मुसलमानों ने हुकूमत की, 700-800 साल वो हुकूमत के अंदर रहे। फिर मुसलमानों की अपनी कमज़ोरियों की वजह से वो महकूम होते गए, नीचे चले गए, कमज़ोर हो गए और वो डोमिनेशंस के अंदर आ गए, जिसमें
जो है उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश, फिर उनके साथ मिल मुगलिया सल्तनत का जवाल के बात बाद कर रहे हैं आप। तो एक लंबा जो है पीरियड होने के बाद फिर मुसलमान जवाल के अंदर आए। उस वक्त जब फिर मुसलमानों ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि जब वो डोमिनेट हो गए, क्योंकि वो तो हुक्मरान थे सब कंटिनेंट के, जी बिल्कुल, तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया तो फिर वहाँ पे एक दो कौमी नज़रिया आया। और दो कौमी नज़रिया क्या था कि मुसलमान जो हैं एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं और रसूल पाक सल्लम को मानने वाले हैं, और वो एक हर लिहाज से रंग नस्ल हर लिहाज से एक डिफरेंट नेशन है। और जो उनके अपोनेंट है जो उस वक्त की सुपर पावर थे, हिंदू थे, उनके साथ ब्रिटिश थे, दूसरे जो सिंग्स थे, सारे के सारे आप ये समझ लें कि जिस तरह आजकल की यूनाइटेड फोर्सेस एक बन जाती हैं, इस तरह की उस वक्त की यूनाइटेड फोर्सेस थी जिसके दरमियान में एक दो कौमी नज़रिए के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर एक तहरीक का आगाज़ हुआ कि मुसलमान एक अलग नेशन है और वो हमारे रवायात अलग है, हमारा मज़हब अलग है, हमारी बैकग्राउंड अलग है, हमारी हिस्ट्री अलग है, तो उसके ऊपर हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसमें जो सबसे फिर इम्पोर्टेंट रोल आया वो था एक लीडरशिप का। लीडर्स और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो कायद आज़म की डायनामिक लीडरशिप थी उसने फिर इसको एक आप समझें कि इसको उन्होंने नंबर वन तो उन्होंने जो मुस्लिम से उनको किया, इकट्ठा किया, उनको यूनाइट किया, उनको एक प्लेटफार्म के ऊपर लेके आए, और फिर साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी आइनी, कानूनी, दस्तूरी और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की। और उस डेमोक्रेटिक अगर आप देखें कायद आज़म, अब अगर स्ट्रगल को देखें एक साइड पे तो बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि लोग इस चीज़ के ऊपर आ गए थे कि एक तो उनको अपनी जो क़ियादत थी कायद उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ था, उनको इसके ऊपर 1% भी जो है वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे कि ये दो नेशंस हैं, दो कौमी नज़रिया है, और इनको एक हमें एक जो है अलहदा मुमलिकत खुदा जात चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारी जो रियासत मदीना है। एक दफ़ा कायदान को सवाल किया कि डेमोक्रेसी के बारे में, तो उन्होंने कहा आप हमें डेमोक्रेसी सिखाएंगे, हमने तो 1400 साल पहले डेमोक्रेसी सीखी। ठीक है, तो ये वो स्ट्रगल थी। और फिर अगर आप इस स्ट्रगल को देखें, चूँकि एक लॉयर्स थे, उन्होंने दुनिया के हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान का केस लड़ा। ये आप समझिए केस लड़ा गया दुनिया के सामने, बेशक बेशक, कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनली जितने भी आप देखें मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर, कभी एक फार्मूला आया, कभी दूसरा फार्मूला आया, कभी एक एक्ट आया, कभी दूसरा एक्ट आया, कभी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई, वहाँ पे इलेक्शंस कराए गए, और कभी नेहरू की रिपोर्ट्स आई, उन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स दी। उसके जवाब के ऊपर हमारे लीडरशिप ने इतनी ज़बरदस्त, कभी 14 पॉइंट दिए, कभी 3 जून का प्लान दिया, कभी, तो हर जगह के ऊपर उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल की। बेशक, और इस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दुनिया इतना मजबूत वो लीडरशिप थी कि फिर सारी कौम उनके बैक के ऊपर खड़ी थी। एक कौम की ज़रूरत होती है, नज़रिए की ज़रूरत होती है, और उसके साथ उसको लीड करने के लिए एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जो खुशकिस्मती से पाकिस्तान को मिली। बेशक, कायद आज़म की शख्सियत जो है वो इतनी भरपूर थी और इतना एतमाद था लोगों का कि लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो उनके पीछे। और आप अगर उनका आखिरी, मैंने 2 साल की उनकी हिस्ट्री पढ़ी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, आप बिलीव करें कि वो जो आखिरी 2 साल हैं वो तो टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी जदोजहद है, कि जहाँ पे अंग्रेज़ के साथ आज वायसराय को मिल रहे हैं, आज नेहरू को मिल रहे हैं, आज वो उनके पास आ रहा है, ये जा रहे हैं। तो वो एक इस वक्त ऐसा गेम प्लान था कि जितना से जितना पाकिस्तान को डिले किया जाए, डैमेज किया जाए। लेकिन एक वक्त आया कि कायद आज़म, चूँकि अपने अंदर भी मुखालफतें थी, चीज़ें भी थी ऐसी, उनके भी कई लोग एजेंट्स हमारे अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है चाहे एक माचिस की डब्बी के बराबर मेले में लेके रहूँगा, तो आप ये छोड़ दें कि ये इलाका लेना है, ये इलाका छोड़ना है, ये करना है। उन्होंने कहा अब देखें, लाखों मुरब्बा मील का ये एक मुल्क है जो हमें मिला है। जी बेशक, आप दुनिया के नक्शे के ऊपर सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम सही तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इसी कौम ने एक लीडरशिप जब मिली, उसके अंदर स्ट्रगल की, यूनिटी पैदा की और एक मुल्क हासिल किया। लेकिन इस स्टेज पे मैं ये भी कहूँगा कि आज पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी, उस अगरचे आसानियाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़िम्मेदारी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कुर्बानियाँ जो इसके लिए एक नेशन ने दी,
लीडरों ने दी, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने लगाई, अपना खून पसीना इसके ऊपर लगाया। देखें, कायद आज़म अपने ज़माने के बरतानिया के अंदर एक टॉप बैरिस्टर्स थे जी, ठीक है, और वो चाहते तो वहाँ पे ही वो रोल राइस अभी भी उनकी चीज़ें सारा वहाँ पे मौजूद है कि उस वक्त वो एक लॉर्ड बैरिस्टर थे वहाँ पे। तो वो आए और पूरा हिंदुस्तान का कोना कोना फिरे अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। और जब गवर्नर जनरल बने तो उनकी 1500 सैलरी रखी, उन्होंने कहा मैंने 1500 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो ₹1 सैलरी पर मंथ लूँगा। तो ये वो लीडरशिप थी जिसने दिया। आज हमारे लिए बड़ी ज़िम्मेदाराना हमें सोच पैदा करनी चाहिए और ये अपनी नस्लों को शिफ्ट करना चाहिए, आने वाली नौजवान नस्ल को शिफ्ट करना चाहिए कि ये दो कौमी नज़रिया क्या था, पाकिस्तान क्यों बना, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने इसको दुनिया की बेस्ट स्टेट कैसे बनाना है, हम कैसे ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं उन शहीदों को जिन्होंने जानें दी, उन लोगों को जिन्होंने माइग्रेट किया, उन लोगों ने जिन्होंने सफ़र किया, उन लोगों ने जिन्होंने सहुबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने सारी जो यूनाइटेड उनकी थी अपनी जायदादें प्रॉपर्टियाँ वहाँ पे छोड़ के पाकिस्तान को मुंतकिल हो गए, माइग्रेट करके आए। तो हमें आज बहुत बड़ा हमारा ज़िम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी और इस हिजरत में जितना खून बहा, जितनी अस्पतें तार तार हुई, जितनी कुर्बानियाँ इस हिजरत में दी गई, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की तारीख़ में जो है वो इस तरह की इतनी बड़ी हिजरत और इस तरह की कुर्बानियाँ जो हैं वो नहीं मिलती। और फिर कोई वसाइल नहीं, जब आप हिजरत करके आए आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, लेकिन आप और अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के लेकिन मैं साथ ही एक पॉजिटिव बात भी करूँगा कि हमारी कौम ने भी बड़ी मेहनत की, अगरचे हमारी वो यूनिटी नहीं बन सकी, एज ए नेशन हम वो आगे नहीं चल सके, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल अदारों के लेवल के ऊपर हमने बड़ी स्ट्रगल की। आप देखें कि पाकिस्तान इनइक्वल पावर है, पाकिस्तान के पास जो है एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास टॉप आर्मी है इस वक्त दुनिया की, पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल सिस्टम है, पाकिस्तान के पास बहुत एजुकेटेड नौजवान हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बड़े अच्छे कई इदारे मजबूत हैं। लेकिन हमारे अंदर जो फ़र्क आ रहा है कि हम इंडिविजुअली चीज़ों को, हम अपने जो मुल्क का इंटरेस्ट है, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हमें सबसे आगे मुल्क के इंटरेस्ट को रखना चाहिए, मुल्क के मफादात, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। जिस दिन हमने लेटर एंड स्पिरिट के अंदर डेडिकेटेडली हमने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान फर्स्ट, आप देखेंगे कि साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता है। सिर्फ ये फ़र्क रह गया। ख्वाजा साहब, जब तारीख़ को हम उठाते हैं तो आबाओ अजदाद से जब हम सुनते हैं तो इतनी बेसरो सामानी थी, और इस कदर जो पाकिस्तान बनता है उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो भी सारी हिंदुस्तान में रह जाती है, तमाम वसाइल हिंदुस्तान में रह जाते हैं। और यहाँ पे वसाइल की बेपनाह कमी के बावजूद कि यहाँ पे बताया जाता है कि सुबह चपरासी जब दफ्तर आता था तो कॉमन पिन तक नहीं होती थी, तो वो कीकर की जो वो होती थी अपना पिन सी बनी होती है, कीकर के कांटे जो होते हैं, तो उनके साथ जो है वो जोड़ते थे और लिफाफे को उल्टा करके उसके ऊपर जवाब लिखा जाता था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मिन हैसुल कौम जब हम देखते हैं, सर हम अलग कर देते हैं सियासत को, अलग कर देते हैं बाकी मामलात को, अलग कर देते हैं नज़रियात को, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान के मुफाद की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहना पड़ता है और ये कहते रहेंगे हम और कहेंगे कि वहाँ पे पूरी कौम यकजा होती है और पूरी कौम एक पेज पे खड़ी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सल्यूट करते हैं हम अपनी जुडिशरी को सल्यूट करते हैं, अपनी मुसल्ला अफवाज को सल्यूट करते हैं कि हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमन। एक फौलादी दीवार जो है वो हमारी अस्करी क़यादत है, अस्करी कुव्वत है। और पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की, हमने स्टील मिल बनाई, हमने एटम बम बनाया, हमने इंडस्ट्री को जो है वो तरवीज दी, और ये सब कुछ हमने किया। और अब हम ये आपसे सुनना चाहेंगे कि ये जो कश्मीर का मसला है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो सफारती महाज़ों पे बहुत खूबसूरती से जो है वो एक पेज के ऊपर हमारी अस्करी क़यादत और हमारी हुकूमत, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इसका मुकदमा बड़ी खूबसूरती और बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। अगर इसमें कोई आप मशवरा देना चाहें, कोई अभाम हो, उनको कोई सलाह देना चाहें कि अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से या किसी और हवाले से, तो मैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 70 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है,
फर्स्ट टाइम एक बड़ी सीरियस कोहेरेंट एफर्ट्स जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी, जिस तरह आपने कहा, ये सारे एक पेज के ऊपर आके और इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर, और इसमें जो सबसे और ख्वाहिश साहब इवन अपोजिशन भी सारी एज ए नेशन एक दुनिया को मैसेज जा रहा है। और अब ऐसे नहीं लग रहा कि 2 साल के बाद आप आ गए और एक आपने जलसा कर दिया और कश्मीर का अब हर वक्त हर मौके के ऊपर मैंने देखा है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम कश्मीर का मुकदमा वैसा वाकई हमने एक इसको टेकअप किया है। और इसमें जो 70 ईयर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है कि जिस तरह कश्मीर के नक्शे को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बनाया। जी, मैं यही सुनना चाहता था कि ये इतना बड़ा कोई कानूनी और आईनी हैसियत जो है वो बनती है सर? आप कानूनी और आईनी हैसियत को फिलहाल छोड़ दें। जी, आपने एक अपना माइंड सेट दे दिया है, आपने दुनिया को ओपन कर दिया, आपने हिंदुस्तान को ओपन कर दिया है। ये जो इवेंट है या ये जो इंसिडेंट हुआ है जो पाकिस्तान ने किया है, मैं इसको पैरेलल रखता हूँ 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान थी, जिसमें हमने कहा, हमने डिमांड की कि हम पाकिस्तान ले, ये हमारे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये उसके मुकाबले में है। इन नक्शों की, ज्योग्राफी की, इन चीज़ों की दुनिया के अंदर बड़ी हैसियत होती है, बड़ी हैसियत। और आप जब कोई नक्शा बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर चलते हैं। आप अपना एक स्टेप शुरू करते हैं तो आप उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं जब तक और एक एंड के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये तो आपने बड़ा, जो उन्होंने 370 को उन्होंने किया था, एबॉलिश किया था, रिपील किया था सेक्शन को, और सारा कश्मीर के ऊपर उन्होंने सारा करने की, तो उसके जवाब के अंदर आपने जो है ना, आपने पूरा माइंडसेट दे दिया कि ये कश्मीर है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये दुनिया के लिए भी है, उनके लिए भी है, अब इसके ऊपर स्ट्रगल चलेगी। तो मैं तो इसको 1940 की करारदाद के मुताबिक समझता हूँ कि ये एक नए अंदाज के अंदर है, वो डिफरेंट अंदाज के अंदर थी और ये एक नए अंदाज के अंदर दे दी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को, कि जिन्होंने, और अपनी अपोजिशन को, अपने पॉलिटिशियंस को। जी बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं, मैं भी इस वक्त ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नशेब फराज पाकिस्तान के मामलात में हमने देखे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर का वो मुकदमा जो हम 73 साल से लड़ रहे थे और उसके लिए हमने 3-4 जंगें भी जो हैं वो उनके साथ लड़ी, तो क्या सर कश्मीर बज़ोर शमशीर हमें लेना पड़ेगा, या जिस तरह से सफारती मुहाज़ों पे हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिस तरह पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन, इवन अमेरिका, बाकी ममालिक जो हैं, यूरोप के सारे ममालिक और जो मुस्लिम उम्मा है, वो भी तकरीबन जो है वो एक पेज पे आके जो है, लेकिन ये जो वहाँ की क़यादत है इस वक्त हिंदुस्तान की, क्या पाकिस्तान को इसके लिए, या हमारी मुसल्लह अफवाज को जो है वो इसको जो है किसी जंग में जाके लेना पड़ेगा, या किस तरह से इसका हसूल मुमकिन होगा इस नक्शे? मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ साहब। दुनिया अब बदल गई है, दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। अब वार्स का, कन्वेंशनल वार्स के ये टाइम ख़त्म हो गए हैं, हाइब्रिड वॉर है, अब वो साइबर वार है, कल जो हमला हुआ है। अब आप देखें कि जो दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान जब लिया गया था ना, जो काम सालों में होते थे ना, आज वो काम दिनों में हो रहे हैं। आज वो मैसेज मिनटों में चला जाता है जो हफ्तों के अंदर और महीनों के अंदर जाया करता था। और दुनिया बड़ी क्लोज आ गई है, दुनिया की जो इंटरेस्ट हैं बड़े कॉमन चीज़ें हो गई हैं दुनिया के अंदर। खाली डेडिकेशन और कमिटमेंट कितनी है और फॉलोअप कितना है, ये हमने देखना है कि अगर हम ये कर गए, क्योंकि बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लीडरशिप भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज तक उनको एक ऐसी डायनामिक लीडरशिप नहीं मिली जो कायद आज़म थे, जो इसका मुकदमा दुनिया के अंदर जाके करते। ठीक है, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर वो क़यादत अब आपको नहीं मिली जो इसको और ज़्यादा ऊपर है। फिर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पास बड़े चांसेस आए, 79 में बड़े चांसेस थे। जी जी। जब रशिया ने इधर आ गया, अमेरिका को, फिर उसके बाद अमेरिका जब यहाँ पे फंसा, उस वक्त हमारे पास बड़े चांसेस थे कि हम उनसे, क्योंकि सारी यूरोपियन यूनियन भी साथ थी वहाँ पे, तो हम कश्मीर के मुकदमे को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आगे चलते, तो वो भी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, लेकिन किसी उसको फॉलो अप नहीं किया जा सका। लेकिन आज भी जो है उसको, अगर हमारी लीडरशिप में, तो यही मशवरा दूंगा
कि इसको स्ट्रांगली, क्योंकि दुनिया जो है अब ग्लोबल विलेज है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है। अब दुनिया से लोग कट के नहीं रह सकते, दुनिया के अंदर अब उस तरह के मुजालिम नहीं, लंबे अरसे तक ये चीज़ें नहीं चल सकती कि आप एक नेशन को, एक इलाके को, तकरीबन 86,000 मुरब्बा मील का वो इलाका है जो जम्मू एंड कश्मीर है, कि आप इसको डोमिनेट करके रख लें। अब ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कौमों को, लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें यह है कि कितनी, अल्लाह करे कि हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप जो है इसको जिस तरह लेके चल रही है, क्योंकि उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो दुनिया में उनके मुकदमे को लड़े। क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि कश्मीर का मुकदमा या तो हुकूमत के लिए हुआ, या फिर हुआ अपोजिशन के लिए बन गया, या इलेक्शन कराने के लिए हो गया, या इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन गया, या कभी आपने 5 फरवरी मना लिया या इस तरह कर लिया। ये आप कश्मीरी कमेटियां बनती रही, उसके चेयरमैन बन के वो जो है मराहत एंजॉय करते रहे। तो ये आपको जो है ना, ये इसको आपको अपना एक टारगेट रखना पड़ेगा, जिस तरह आप अपने दूसरे टारगेट सेट करते हैं। तो जब आप अपना ये टारगेट सेट कर लेंगे, जिस तरह आपने नक्शे में अपना हिस्सा बना लिया उसको, ठीक है, तो अब इसके ऊपर, इसके फॉलोअप के ऊपर आपको चलना होगा। इसको अचीव करने के लिए वो सारी वक्त की कमी है। ख्वाजा साहब, दिल तो चाहता था कि आपसे और जो है वो आपके ख्यालात को सुनते, आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद होते, हुक्मरानों को जो आपने जो लाइन दी है उस पर भी वो अमल पैरा हों, तो एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद दी है, एक कश्मीरियों के लिए रोशन जो है वो मुस्तकबिल की नवीद दी है। तो इंशाअल्लाह आज जब 14 अगस्त 2020 को हम यहाँ पे बैठे हैं ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ, तो आइंदा इंशाअल्लाह जो है वो, अगर हम अगले साल 74वें यौम आज़ादी के मौके पे बैठें, तो कश्मीर जो है उसका हम जश्न भी मना रहे होंगे, और इसको हम यौम आज़ादी के तौर पे नहीं बल्कि जश्न आज़ादी के तौर पे मनाएंगे। पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर हो। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और हम इसी तरह से आपको बुलाते रहेंगे और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे।